चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने सारे के सारे कवर किए हैं। तो चलिए फिर क्विज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी? भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? तो भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेवर। ऑप्शन बी, नेवर। भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 1991 को फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर आया था, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। इसके तहत कभी भी देश में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कोई भी सिचुएशन आ जाएगा, तभी जाके इसे लागू किया जाएगा, जो फॉर्चुनेटली भारत में ऐसा स्थिति आज तक पैदा नहीं हुआ है। और भी दो तरह के इमरजेंसी होते हैं, वो आगे के क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। If the president wants to resign from his office, he may do so by writing to। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो वह किसको लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो वो ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट को लिख के अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसका आर्टिकल 56 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 कि जो प्रेसिडेंट है अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और जो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के वो है वेंकैया नायडू जी। Who administers the oath of office to president? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अगर एब्सेंट रहे तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट को शपथ दिला सकता है। वही जो फिलहाल और 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम है एनवी रमना। एनवी रमना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उन्हें हटाया जा सकता है ऑप्शन बी, पार्लियामेंट द्वारा। ऑप्शन बी, पार्लियामेंट द्वारा। तो यहां भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 61 है, और इसके तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और किस लिए? तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इम्पीचमेंट का जो चार्ज है वो कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है ये लोकसभा इनिशिएट करता है या राज्यसभा? तो दोनों के दोनों हाउस इनिशिएट कर सकते हैं। और जो नोटिस जो रहता है जिसमें चार्जेस मेंशन रहता है, उस नोटिस में एटलीस्ट 1/4 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का साइन होना जरूरी है। और फिर उस नोटिस को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और उस नोटिस पे जो एक्शन या काम किया जाता है वो 14 डेज के बाद किया जाता है। और उस 14 डेज के बाद एक रेजोल्यूशन होता है इम्पीचमेंट का, उसे पास किया जाता है 2/3 मेजॉरिटी द्वारा। अब ये लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, जहां से स्टार्टिंग में चार्ज लगाया गया था प्रेसिडेंट द्वारा। तो वहीं से पहले ये इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, जो कि है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। मान लीजिए कि लोकसभा से ये ओरिजिनेट होता है, तो वहां से अगर 2/3 मेजॉरिटी द्वारा पास हो जाता है ये रेजोल्यूशन, उसके बाद भेजा जाता है दूसरे हाउस में, यानी कि राज्यसभा में। और फिर वहां से भी अगर अप्रूव हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस द्वारा, तो फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इम्पीच्ड हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है कि जब ये एक हाउस से दूसरा हाउस जाता है, और जब
इन्वेस्टिगेट होता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वो सही है या नहीं। तब उसी दौरान प्रेसिडेंट के पास पावर है अपने आप को डिफेंड करने का थ्रू ऑथराइज्ड काउंसिल, तो उनको भी समय दिया जाता है अपना बात रखने का। लेकिन अगर देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच्ड नहीं हुआ है। Who was the first president of independent India? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जो कार्यकाल यानी कि ऑफिस था राष्ट्रपति के रूप में वो था 1950 से लेकर 1962 तक, यानी कि 12 साल। और इसके साथ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये एक इकलौते प्रेसिडेंट है जो लगातार 2 टर्म ऑफिस में रहे। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन बी 12। ऑप्शन बी 12। और ये जो 12 मेंबर होते हैं इन्हें जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट वो ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, यानी कि कोई फेमस जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो। Who was the first Muslim president of India? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। ये जो थे तीसरे प्रेसिडेंट थे भारत के, तो याद रखिएगा थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका जो कार्यकाल या ऑफिस था वो 1967 से लेकर 1969 था। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि पहले प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मौत हो गई थी, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और ये इन्हें मिला था 1963 को। 1963। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए ऑप्शन सी 35 साल। ऑप्शन सी 35 ईयर। तो पहले आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है टू बी एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उसके तहत सबसे पहला जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा है 35 साल या उससे ऊपर। वो तो अलग बात है कि 35-40 में कोई प्रेसिडेंट आज तक बना नहीं है। आज तक जितने भी प्रेसिडेंट भारत में बने हैं वो 60 प्लस उनका एज रहा है। वहीं जो तीसरा क्राइटेरिया है वो एक क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि पहला दूसरा क्राइटेरिया के अलावा अगर लोकसभा के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट पद के लिए भी एलिजिबल कहलाएंगे। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन डैश के संविधान से लिया गया था। तो लिया गया था ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली है अपने संविधान में। पहला तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, और कुल 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। वहीं जो तीसरा फीचर है वो है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। When was national emergency imposed by the President of India on the grounds of internal disturbance? आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो लगाया गया था ऑप्शन डी 1975 को। ऑप्शन डी 1975। भारत में अब तक कुल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, जिसमें पहला बार लगा था 1962 से लेकर 68 तक ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर, और वहीं दूसरी बार 1971 इंडो पाक वॉर में लगा था, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी थे। वीवी गिरी। वहीं जो तीसरा और आखिरी नेशनल इमरजेंसी लगा था
और इस क्वेश्चन का जो आंसर भी है वो 1975 से लेकर 1977 तक लगा था और ये काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और वहीं जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। What is the maximum age limit prescribed for the post of President of India? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 58 जो है वो सिर्फ बात करता है कि मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, उसके ऊपर कितना होना चाहिए मैक्सिमम वो मेंशन नहीं है। There are emergency power of how many type? आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है? तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि कुल 3 प्रकार की इमरजेंसी है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है, जिसमें कि पहला है नेशनल इमरजेंसी जो आता है आर्टिकल 352 के अंदर और इसमें वॉर हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, आर्म्ड रिबेलियन हुआ भारत या किसी भी भारत के किसी हिस्से में, तब इसे लगाया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पे है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं और वो आता है आर्टिकल 356 के अंदर और इसे प्रेसिडेंट तब लगाते हैं जब किसी स्टेट में सरकार कोई भी काम संवैधानिक रूप से सही नहीं करती है या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं रहता है या कभी कभी सरकार जब गिर भी जाती है तो ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। और उसके अलावा जो आखिरी इमरजेंसी है जिसकी हमने बात शुरुआत में की थी वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी और इसका आर्टिकल नंबर है 360। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और साथ में वो फॉर्मल हेड है ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कमांडर इन चीफ है ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। Which one of the following vice president resigned from his office to contest for the office of president? निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? तो वो थे ऑप्शन बी वीवी गिरी। ऑप्शन बी वीवी गिरी। वीवी गिरी यानी कि वराहगिरी वेंकटा गिरी जो कि 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन देके वो भारत के प्रेसिडेंट बने और इनका कार्यकाल जो था वो 1969 से लेकर 1974 तक था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ओनली प्रेसिडेंट है, इकलौते प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और इन्हें वर्ष 1975 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। The authority to prorogue the 2 houses of the parliament rest with संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि दोनों सदनों को वो सम्मन कर सकते हैं या प्रोरोग कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ये भी पावर है कि लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को वो डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है। उसमें 1/3 ऑफ मेंबर जो होते हैं हर दूसरे साल रिटायर होते हैं तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा होता है डिसॉल्व। अब वही बात समॉन और प्रोरोग की करे तो जो समॉन होता है उसका मतलब होता है कि दोनों सदनों के जो भी एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाना। वहीं जो प्रोरोग होता है वो अंडर आर्टिकल 85 पार्ट 2 के तहत किसी भी सदन का जो भी सेशन होता है या सिटिंग होता है उसे पूरी तरह टर्मिनेट कर देना। Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available? भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति
और न ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट का जो कार्यभार है वो ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद प्रायर परमिशन ऑफ द डैश। धन विधेयक को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनी बिल के रिलेटेड कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। और दूसरा चीज की जो मनी बिल आता है वो आता है आर्टिकल 110 के अंदर, 110 के अंदर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हेल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स वाज। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला था। तो इसका आंसर होगा भारत के पहले राष्ट्रपति ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट हुए थे ट्वाइस, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। Who is referred to as the supreme commander of forces in India? भारत में सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट को जाना जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, जिसे हेड करते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो फिलहाल है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। The only president who was elected unopposed is dash। निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति डैश है। तो वो है ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। ये जो थे 6 प्रेसिडेंट थे भारत के। तो याद रखिएगा 6 प्रेसिडेंट थे भारत के, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एट द एज ऑफ 64 ही बिकेम द यंगेस्ट एवर पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो किए थे ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह। ये जो थे ये 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के, जो रहे थे 1968 से लेकर 1970 तक। और जब ये सीजीआई थे उसी दौरान प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली पड़ गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रेसिडेंट बन सकता है उस समय जब दोनों पोस्ट खाली रहे, तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकते हैं। तो करीब करीब 1 महीना के लिए ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत के बने थे। और आप पूछ सकते हैं कि अचानक से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद क्यों खाली हो गया था? तो उसका रीजन ये था कि जो तीसरे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट से रिजाइन दे दिया था और वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे। तो इसलिए जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे, जो 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको बनना पड़ा था एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।